Good morning to all of you. I am Neha, your course teacher, which is A Mat 5311. Okay. So yes, earlier we had discussing about the structure of atmosphere, isn't it? So today we will continuing with that. Okay. Okay, yeah. At the very first, I want to recall about our previous lecture because they all are linked together, I think. So we could say that interconnected with each other. Okay. So yes, our today's topic is structure of atmosphere. Okay. So, okay, one thing, let me tell you one thing. If you have, if you have not watched my previous lecture, then watch it because you have to jump the another one and you didn't be able to understand also. Okay, so please go through it and watch it, and then you jump out the another lecture. Okay, so without much ado, let us start. So, our today's topic is structure of atmosphere. So, yes, on the basis of vertical temperature variation, the atmosphere is divided into following spheres or layers also. Then first one is troposphere, we already studied about that, and second one is stratosphere. So both we had studied about that in our previous lecture, and today we are going to discuss that mesosphere. Okay, so mesosphere. So let us start. This is the structure of atmosphere. So look it very carefully. And ओके सो फर्स्ट वन हम पहले पहला जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है. तो फर्स्ट वन वी स्टडीड अबाउट दैट टोपोस्फियर. ओके, ट्रोपोस्फियर उससे. सो हमने पढ़ा था कि टोपोस्फियर में क्या होता है. टोपोस्फियर की ऊंचाई कितनी होती है सी लेवल से. आपको याद होगा हमने कल पढ़ा था 12 किलोमीटर उसकी ऊंचाई होती है सी लेवल से, ठीक है. इक्वेटर से उसकी ऊंचाई होती है 16 किलोमीटर, ठीक है. एंड 7 to 8 किलोमीटर इज एट द पोलर रीजन. जो पोल से उसकी जो हाइट होती है, एल्टीट्यूड होता है, वो उतने ऊंचे का होता है, ठीक है. एंड वी कुड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द टोपोस्फियर दैट वी ऑल्सो कॉल दैट सीट ऑफ वेदर फिनोमिना, है ना. हमने पढ़ा था ये. एंड द टॉप पोर्शन ऑफ द टोपोस्फियर इज कॉल्ड दैट ट्रोपोपॉज ऑल्सो. ट्रोपोपॉज उसे कहते हैं, ठीक है. और जैसे जैसे हम टोपोस्फियर में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे की ओर जाते जाते हैं, वैसे ही जो टेम्परेचर है ट्रोपोस्फियर का वो कम होते जाता है, ठीक है. हमने पढ़ा था. देन आफ्टर वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट स्ट्रेटोस्फियर. सो स्ट्रेटोस्फियर कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे ट्रोपोपॉज ख़त्म होता है, ठीक है. तो स्ट्रेटोस्फियर का जो बिलो लेयर होता है वो बहुत ही थिन होता है. हमने पढ़ा था बहुत ही वहाँ पे बहुत ही ठंडी हवाएं चलती है, कोल्ड होता है, बहुत ही ड्राई मॉइस्चर होते हैं. क्यों? क्योंकि ट्रोपोपॉज का वो स्टार्टिंग लेवल होता है, ठीक है. ट्रोपोपॉज वहाँ पे ख़त्म होता है और स्ट्रेटोपॉज का जो इनिशियली स्टेट जो है लेयर जो है वो वहाँ से स्टार्ट होता है. देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट दैट स्ट्रेटोस्फियर इज ऑल्सो कॉल्ड द सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि वहाँ फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं. मैंने बताया था क्या होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है. ट्रोपोपॉज की जो सी लेवल से जो उसका जो हाइट होता है वो 15 किलोमीटर होता है. तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. ओके, so we reach out that mesosphere. What is mesosphere? So let us see what is mesosphere. So mesosphere is the middle part of the atmosphere, we could say. Okay, middle part is दोनों 5 पार्ट में डिवाइड है. जो बेसिकली क्या है 5 पार्ट में डिवाइड हुआ है. तो जो मेजर जो डिवाइड हुआ है, ठीक है, मेजर जो हमारा विभाजित किया गया है एटमॉस्फेयर को वो 5 भागों में किया गया है, ठीक है. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ठीक है. तो दोनों जो ये जो मीजोस्फियर है वो क्या होता है मिडिल पार्ट में आता है, ठीक है. इससे ऊपर इससे नीचे क्या आता है टोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है. और इससे ऊपर क्या आता है थर्मोस्फियर और exosphere. Okay, so this is the middle part of the atmosphere. It extends from the 50 to 85 kilometer from the surface of the earth. अर्थ सरफेस से ये 50 से 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है. Then from this level the temperature starts decreasing and become about -80 degrees centigrade at
87 kilometer height. This level is the top of mesosphere and is called mesopause. ठीक है, हर जो जितने भी लेयर है उसके जो एंड पॉइंट होता है जहाँ से कुछ दूसरा लेयर स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को, उस पीक पॉइंट को हम पॉज लगा देंगे वहाँ. ठीक है, मीजोपॉज, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोफॉल पॉज. ठीक है, तो यही कह रहा है कि वो जो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं टेम्परेचर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चलता है. ठीक है, घटते क्रम में चलता रहता है, घटते जाता है वो. ठीक है, और जब वो बहुत ही पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है अपने सबसे ज़्यादा हाइट पे, ठीक है, 87 किलोमीटर, तो वहाँ पे जब पहुंच जाता है तो टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है. ठीक है, और उस जगह को, उस पॉइंट को हम मीजोपॉज कहते हैं, जहाँ जो काफ़ी कोल्ड जगह होता है. ठीक है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ही ठंडा टेम्परेचर है. टेम्परेचर कंटिन्यूसली हम जैसे जैसे हाइट पे जाते जा रहे हैं कम होते जा रहा है. ओके, द कंपोजिशन ऑफ गैसेज इज होमोजीनियस. ठीक है, होमोजीनियस से नाम समझ आ रहा है हमें. होमोजीनियस मतलब जहाँ कंपोजिशन है गैस का वो यूनिफॉर्मली होता है. ठीक है, एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है जहाँ पे कंपोजिशन गैस का. एंड देन लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द मीजोस्फीयर. जैसे हमने देखा अभी -80 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुँच जाता है, तो जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जो मीजोस्फीयर का, टॉप ऑफ द मीजोस्फीयर में, जो मीजोपॉज कह सकते हैं हम, वो जो क्या होता है बहुत ही लोएस्ट होता है. ठीक है, बहुत ही कूल टेम्परेचर वहाँ पे हमें मिलता है. कहाँ? मीजोपॉज में. Okay, so moving on. Okay, then the lower part of the atmosphere, mesosphere, is warmer than the upper part. ठीक है, अब जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जा रहे हैं, अब जो इमेज है उसको देखिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं टेम्परेचर जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहा है. ठीक है, तो नीचे का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू अपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या होगा, वार्मर होगा, गर्म होगा. ठीक है, then the temperature decreases with height from the base of mesosphere. As a result, convection current are set up which carry terraces of water vapors in the upward direction. These water vapor condense on the surface of meteoric dust particles to form ice crystals. Okay, that's why noctilucent clouds are seen in this mesopause or at the top of the mesosphere over high latitude during summer season. ठीक है, सो इसमें बहुत सारे जो वर्ड्स हैं जो फिजिक्स से लिए गए हैं. ठीक है, सो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा टफ है. ठीक है, इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको समझना पड़ेगा. अगर आप उसे नहीं समझेंगे तो फिर आपको याद नहीं होगा आपको. ठीक है, अपने शब्दों में से आप नहीं डील कर पाएंगे, तो लिसन वेरी केयरफुली. सो फर्स्ट वर्ड दैट इज़ नॉट फैमिलियर यू ऑल, दैट इज़ कन्वेक्शन करंट. ठीक है, कन्वेक्शन करंट क्या होता है? सो वी कुड से दैट कन्वेक्शन करंट इज़ इन अ फ्लूइड, फ्लूइड दैट रिजल्ट फ्रॉम कन्वेक्शन. जो फ्लूइड होता है, लिक्विड जो होता है, अगर उसमें हम गैसेस फॉर्म देखते हैं तो वो कन्वेक्शन होता है. आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होगा, और जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें मैं ईजी फॉर्म पे बताती हूँ कि कन्वेक्शन क्या होता है. ठीक है, सो okay, so what is convection? So we could say that convection current is a process that involves the movement of energy. Okay, so movement of energy is one place to another place. ठीक है, तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जब एनर्जी का मूवमेंट होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कन्वेंशनल हीट ट्रांसफ़र ऑल्सो. ठीक है, जो फ्लूइड में वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो एनर्जी का मूवमेंट होता है उसको हम कन्वेक्शन मूवमेंट बोल सकते हैं, कन्वेक्शन करंट बोल सकते हैं, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो okay, let me tell you one example okay, so you all are tell me what is the reason that makes you feel hotter when placing, when placing hand above the campfire or fire also, then or when sitting around this campfire we also feel that, you also feel that hotter, very hotter. Why?
because of the convection current are there, that's why we feel very hotter. Okay, and then second example we could say that we that boiling of water, so why is the movement of liquid so rapid when water is boiled in a pot? Okay, so these things happen as a result of convection current also. Okay, so this is very important, so highlight this term and please keep remember this term. Okay, and there are some examples, there are many examples of convection here, that like boiling of water, present in air also, convection currents are present in air, and changes in weather is also the example of convection of current also, and convection current is also occurring some places of ocean also. ठीक है, समुद्रों के पास भी आपको दिखेगा कि आप जब समुद्र के पास जाएंगे तो बहुत सारी ठंडी हवाएं जो होती, सी ब्रीज, और हमें ठंडा महसूस होता है, तो ये सारी चीज़ें करंट की वजह से होता है, वेव्स की वजह से होता है। तो ये बेसिक चीज़ था जो मैंने आपको समझा दिया, ज़्यादा फिजिक्स में हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ टर्म को स्टडी करना है। ठीक है, तो कन्वेक्शन करेंट जो होता है वो यही होता है। एंड देन कंडेंस आपको पता है कि बहुत सारे जो फॉग, ड्यू, ये सारे जो हैं कंडेंस के एक प्रकार हैं। इन सब जो हैं वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं और जो वाटर वेपर से बाइंड टुगेदर होके अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें कंडेंशन बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, देन एल्टीट्यूड क्या है, आप अगर समझें तो एल्टीट्यूड को हम क्या कह सकते हैं, एल्टीट्यूड इज एल्टीट्यूड यहाँ पे किस लिए यूज़ हुआ है, हाइट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है वी कुड से। ठीक है, हाइट के जगह पे हम मीटियोलॉजिकल पढ़ रहे हैं, तो हम एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारी चीज़ों को हम जो ये साइंटिफिक टर्म हम यूज़ करते हैं वी कुड से। ओके, एंड और बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता होगा कि लैटिट्यूड क्या होता है, मैंने कल ही डिस्कस किया है कि लैटिट्यूड जो होता है, आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो बहुत सारे आपको लाइंस दिखाई देंगे, आधे हाफ सर्कल में जो लाइंस दिखाई देते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल होता है वो लैटिट्यूड होता है। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइंस आपको दिखाई देंगे हाफ सर्कल में वो लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेसोस्फीयर में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देन मूविंग ऑन। ओके, देन थर्मोस्फीयर। ओके, सो व्हाट इज़ थर्मोस्फीयर, नाम से ही समझ आ रहा है थर्मोस्फीयर। ठीक है, जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है हमें कि गरम टेम्परेचर इंक्रीज होता होगा। ठीक है, तो द थर्मोस्फीयर लेयर लाइज बियॉन्ड द मेसोस्फीयर एट हाइट ऑफ अबाउट 80 to 90 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस एंड एक्सटेंड अप टू 600 किलोमीटर। ठीक है, तो थर्मोस्फीयर जो है वो मेसोस्फीयर की हाइट से 80 से 90 किलोमीटर क्या है, अबव है, ऊपर की ओर है। ओके, अर्थ सरफेस से थर्मोस्फीयर जो है 80 से 90 किलोमीटर तक के ऊंचाई पे है। ठीक है, और क्या है, 600 किलोमीटर तक जो है हमें थर्मोस्फीयर वाला एटमॉस्फियर है, थर्मोस्फीयर वाला जो लेयर है वी कुड से, वो जो है क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, देन initially the temperature increases slowly and later on it increases rapidly due to the absorption of short wave radiation। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इस लेयर में हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है धीरे धीरे, स्लोली इंक्रीज़ कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं लेटर ऑन इट इंक्रीजेज रैपिडली, तो रैपिडेडली। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, बहुत ही जल्दी थोड़े ऊंचाई तक हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, पर एक स्लोली। ठीक है, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। ठीक है, एकदम माइनर जो टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, बट थोड़ी देर बाद कुछ ऊंचाई में पहुंचने के बाद जो टेम्परेचर है वो रैपिडेडली जो इंक्रीजेस होता रहता है। ठीक है, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो शॉर्ट वेव रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई in this region at about 350 kilometer. The temperature is as high as 1600 degrees centigrade. So this temperature is a very hot temperature। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा पानी जो है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बॉइलिंग वाटर होने लगता है कितने में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यू कैन इमेजिन दैट 1600 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा होगा। ओके,
So this region is called chemosphere, okay, as most of the chemical reaction take place in this region. So that's why this is called chemosphere, because of some chemical reaction take place in this region, okay. So in this part there is less tendency of gases to mix with heavier molecules and atoms सेटल डाउन ड्यू टू दी ग्रेविटी, ठीक है। तो इस लेयर में बहुत ही कम टेंडेंसी होती है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं वी कुड से दैट कि गैसेस जो हैं वो मिक्सअप हो किससे, मॉलिक्यूल से, एटम से, अणु से, ठीक है, और सेटल डाउन हो जाए। मतलब कोई सेटल डाउन मतलब कुछ एक नया चीज़ बन जाए, नया फॉर्म हो जाए, तो इसकी टेंडेंसी जो है यहाँ पे कम होती है। जैसे हमने अभी पीछे हमने पढ़ा है कि स्ट्रेटोस्फीयर में आप देखे थे कि आयोनाइजेशन हो रहा था, है ना। बहुत सारे आयन, उस स्फीयर को हम आयोनाइजेशन स्फीयर के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे आयनिक जो रिएक्शन हो रहे थे, बहुत सारे आयोनाइजेशन हो रहा था वी कुड से। तो उस जो लेयर होता था, उस पॉइंट को जहाँ पे आयोनाइजेशन हो रहा था उसे हम आयोनोस्फीयर कह रहे थे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ऐसा होता है कि वहाँ पे बहुत सारे देखिए, जैसे ट्रोपोस्फीयर में हमने पढ़ा था कि साइक्लोन, डस्ट पार्टिकल, एंटी साइक्लोन और बहुत सारे वेदर एलिमेंट हमको दिखाई पड़ रहे थे। इस वजह से हम उसे कह रहे थे ना सीट ऑफ वेदर फिनोमिना, ठीक है। वैसे ही हम जो स्ट्रेटोस्फीयर में बोल रहे थे सीट ऑफ फोटोकेमिकल, क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन वहाँ पे देखने को मिल रहे थे। वैसे ही लाइकवाइज थर्मोस्फीयर में क्या होता है, आयोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट फिनोमिना अकरिंग इन दिस sphere is ionization of air molecules and the atoms. When these phenomena take place, that part is known as ionosphere also, ठीक है। जहाँ पे आयोनाइजेशन हो रहा है, जैसे प्रीवियस में भी हमने, पहले लेक्चर में भी हमने देखा था कि आयोनाइजेशन हो रहा है। आयोनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, कोई भी दो एटम हैं, कोई भी दो अणु हैं जो टूटते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट होते हैं, और ब्रेकआउट होते हैं तो दो भागों में टूटते हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम तोड़ें, ठीक है, अगर वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो कैसे टूटता है, H+ में टूटता है और O2- में टूटता है। सेम अगर कोई एटम है, अणु है, वो दो भागों में टूटे तो, और किसी और जो अनदर मॉलिक्यूल से वो बाइंड हो जाए, तो वो क्या हो गया, आयोनाइजेशन। उस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन हो गया, अलग अलग आयन क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो उस फिनोमेना की वजह से उस स्फीयर को आयोनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्फीयर ऑल्सो, ठीक है। आप थर्मोस्फीयर जब लिखेंगे और ये ऐड नहीं करेंगे तो थर्मोस्फीयर फिर लिखने का मतलब नहीं है। आपको हाइट और जो प्रोसेस, मेनली जो प्रोसेस जिस स्फीयर में देखने को मिल रहा है वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। Then in this part there is less tendency of the gases mixed with heavier molecules. So यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि जो मतलब गैसेज हैं वो किसी एटम से जुड़ के एक हैवियर, मतलब एक बड़ा कोई स्ट्रक्चर फाउंड कर ले ग्रेविटी की वजह से और घूमते रहें, तो ये टेंडेंसी इस स्फीयर में कम होती है, ओके। सो लेट मूविंग ऑन, ओके। So this is a last layer of, we could say this is last layer of our atmosphere, ठीक है। मेजरली जो डिवाइड किया गया है वो 5 स्फीयर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो फर्स्ट इज ट्रोपोस्फीयर, सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड इज मेसोस्फीयर, फोर्थ इज थर्मोस्फीयर, और दिस इज लास्ट वन एक्सोस्फीयर, ओके। So the outermost layer of the Earth atmosphere is named as exosphere, and this layer lies between 600 and 1000 किलोमीटर, ठीक है। सो ये क्या है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है उसका आउटर मोस्ट लेयर है एक्सोस्फीयर, ठीक है। एक्सोस्फीयर से नाम से ही हमको समझ आ जा रहा है कि एक्सटर्नल, बाहर, ठीक है। एट सच a greater height, the density of atoms in the atmosphere is extremely low, ठीक है। सो वी आर वेरी अवेयर दैट वर्ड डेंसिटी, ठीक है, घनत्व को कहते हैं कि उसका घनत्व कितना है, ठीक है, डेंसिटी। सो देन हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस प्रीडोमिनेंट इन दिस आउटर मोस्ट रीजन। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंट मतलब कम डोमिनेंट है ना,
कम प्रभावशाली रहते हैं इस रीजन में, इस आउटर मोस्ट रीजन में। फिर जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे इनका डोमिनेंट जो कैपेसिटी है वो बढ़ते जाता है, ज़्यादा मात्रा में ये हमें मिलने लगते हैं। ठीक है, सो प्री डोमिनेंट का मतलब है कि धीरे धीरे वो प्रभावशील होते हैं, इनिशियली वो प्रभावशील होते हैं। ठीक है, कौन से गैस? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। At an altitude of about 500 to 600 kilometer, the density of the atmosphere becomes so low, then collisions between the natural particles become extremely rare. ठीक है, so क्या होता है, जो नेचुरल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, फॉग, ड्यू, बहुत मॉइस्चर जो होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं। तो ये सारे जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो कॉलिजन जो होता है मतलब टकराते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर में ये प्रोसेस जो होता है वो एक्सट्रीमली रेयर हो जाता है। ठीक है, कम देखने को मिलता है, क्योंकि हमने देखा कि सारे एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ हो रहा था। ठीक है, जैसे थर्मोस्फीयर में आप देखिए आयोनाइजेशन हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, एक दूसरे से टकरा रहे थे, ब्रेक डाउन हो रहे थे, फिर किसी और से बाइंड अप हो रहे थे और नया चीज़ फॉर्म कर रहे थे, नया एटम, नया मॉलिक्यूल, नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे थे। इस वजह से वहाँ आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पे एक्सट्रीमली रेयर है। ठीक है, बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो लेट अस मूविंग ऑन। ओके, सो टू लेयर आर एज सिंपल कि ये बेसिक लेयर नहीं है। ठीक है, अगर हम मेजरली देखें तो 5 ही हैं, पर हम ओजोनोस्फीयर का स्टडी भी करेंगे क्योंकि ये भी हमारे कोर्स में है। देन द राइज इन द टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ ओजोन विच इज फाउंड बिटवीन 12 to 50 किलोमीटर, बट its maximum concentration is at 23 kilometer, which is approximately 10 times more than that at sea level of ozone. Okay, this point you can highlight and you can mark and remember these lines also. ठीक है, then ozone is 0.07 ppm parts per million is simple, it is a full form of ppm, parts per million also. This region of stratosphere is called ozonosphere. ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो कहाँ मिलता है हमें? ओजोनोस्फीयर में होता है, अबाउट 12 to 15 किलोमीटर। ठीक है, हमें 12 से 50 किलोमीटर के जो स्ट्रेटोस्फीयर का जो एरिया है उसको हम ओजोनोस्फीयर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर हमको मिलती है। ठीक है, तो ये जो है वो ओजोनोस्फीयर हम इस लेयर को कह सकते हैं। ठीक है, जो हमें कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, स्ट्रेटोस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, लेकिन जो ओजोन का जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो 23 किलोमीटर के बाद हमें ज़्यादा मिलते। देखिए 12 to 22 किलोमीटर तक के हम ओजोनोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के में 12 किलोमीटर टू 22 किलोमीटर तक ओजोनोस्फीयर तो स्टार्ट हो जाता है, पर मैक्सिमम नहीं होता। ठीक है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ओजोन का नहीं मिलता, वो हमें आफ्टर 22 किलोमीटर्स 23rd किलोमीटर टू 50 किलोमीटर तक हमें ओजोन लेयर मिलता है। ठीक है, जो कितना होता है पीपीएम, जो भी हमारे जो गैसेस हैं उनको हमके जो मेजरिंग जो उनके यूनिट्स हैं वो पीपीएम है। सो वो जो है 0.07 पीपीएम के मेजरमेंट में, यूनिट में वहाँ पे मिलता है। दिस रीजन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड ओजोनोस्फीयर। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फीयर के इस रीजन को जहाँ हमें ओजोन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? ओजोनोस्फीयर। ठीक है, अ प्रॉपर्टी ऑफ द ओजोन is that is absorb UV rays. Had there been no layer of the ozone in the atmosphere, the ultraviolet rays may have reached the surface of the earth and no life can exist. ठीक है, तो ये यूवी ओजोन स्फीयर का बेसिकली काम क्या है? एटमॉस्फेयर में जो बहुत सारी हानिकारक, ठीक है, बहुत सारे रेज जो होते हैं जो अर्थ तक पहुंचने में वो नहीं, मतलब अर्थ तक ना पहुंचने में हमारी मदद करता है। वो कौन करता है? ओजोन लेयर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा
या कहीं सुना होगा, आजकल बहुत फैशन में है, चर्चे में है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है? सो ओजोन लेयर क्या होता है? इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, एंड इट एब्जॉर्ब यूवी रेज। यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन coming from the sun, okay, which increases the temperature of stratosphere also. So these are, मेनली ओजोन डिप्लीशन कंपाउंड्स लाइक, जैसे क्लोरोफ्लोरो, आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में HCFC बोलते हैं, ठीक है। R22 फ्रियॉन गैस जो होता है, ठीक है। तो ये सारे जो गैसेस हैं वो ओजोन लेयर डिप्लीशन में अपनी मुख्य भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन मतलब ओजोन के लेयर को तोड़ने में, ठीक है। जैसे कि जो स्प्रे कैंस जो होते हैं, डीओ वगैरह होते हैं, उसमें एरोसॉल टाइप का जो हमें मिलता है, ठीक है, एरोसॉल कहते हैं उसे। सो वो गैस भी जो होता है वो भी ओजोन लेयर डिप्लेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्या होता है, नॉर्मल एग्जांपल अगर आप देखेंगे ओजोन लेयर को आपको याद रखने के लिए, कि जब हम एसी चलाते हैं, ठीक है, तो एसी का जो ब्लोअर रहता है वो अपने साथ, उसमें एसी में बहुत सारे गैसेस होते हैं ना, R22 फ्रियॉन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है, ये सारे जो हैं वो बेसिकली क्या है, रेफ्रिजरेंट्स के लिए मिलते हैं हमें। ये सारी जो गैसेस हमारे रेफ्रिजरेटर में भी है, ठीक है। तो ये जो रहते हैं, ये वो ओजोन लेयर है उसको तोड़ देते हैं। तो क्या होता है, अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो सीधे हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, ठीक है, अर्थ सरफेस तक पहुंचती है। तो क्या होता है, टेम्परेचर देखेंगे आप, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जा रहा है, साल दर साल टेम्परेचर इंक्रीज़ होते जा रहा है। क्यों? हम सब की वजह से। ये हम जो है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में लगे हुए हैं, एसी चला रहे हैं, रेफ्रिजरेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के हम जो अपने जो हमारे व्हीकल्स हैं उसमें एसी का हम यूज़ कर रहे हैं, जो आए दिन सड़क पे दौड़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, जो क्या कॉज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इसी की वजह से कॉज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल से अभी हमें नहीं पढ़ना है, ये ओजोन स्फीयर को समझने के लिए मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, okay, then ionosphere. This layer is not so important for the purpose of meteorology, but it is important for radio communication, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में हमें तो स्ट्रक्चर बता रहे हैं, तो सारा चीज़ आपको ऐड करना है, ठीक है, पर दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मौसम विज्ञान, ठीक है। ये हमें मौसम विज्ञान के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये रेडियो कम्युनिकेशन जो होते हैं, ठीक है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, बोल रहा है। इट एक्सटेंड फ्रॉम 50 to 600 किलोमीटर and in some cases the ionized matter is found of greater heights about 1000 kilometer, ठीक है। It covers both mesosphere and thermosphere also. Conditions required for ionization are: air should be sufficient thin for the ionization of various gases, air pressure should be very low, ionization starts when there are sufficient free electrons. All these conditions are fulfilled in this zone, okay. The temperature increases rapidly in this region and may reach as high as 1600 degree centigrade at about 350 किलोमीटर, जो हमने थर्मोस्फीयर में पढ़ा है कि कुछ 30-50 किलोमीटर के बाद जो टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होता है और कहाँ तक रीच आउट हो जाता है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के वो पहुँच जाता है। तो दिस इज़ मस्ट, ये आपको याद करना है, ठीक है। और ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें बेसिक आपको याद रखना है, वो है रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। सो आयनोस्फीयर इज़ यूज्ड मेजरली फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, ये आपको याद रखना है। एंड देन एक्सटेंशन उसका कितने किलोमीटर तक है, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बी सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।